दोस्तों, भारत में जातीय संघर्ष का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद ये देश। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो एक पूरी पीढ़ी को झकझोर देती है। हम पिछले कुछ महीनों से आपको लगातार बिहार में हुए जातीय संघर्ष की कहानी को दिखा रहे हैं, जिसमें हमने लगभग सभी नरसंहार को कवर कर लिया है। इसी सीरीज में आज की कहानी है दलेल चक बघौरा नरसंहार की, जिसे सही मायने में बिहार का पहला सवर्ण माओवादी का संघर्ष कहा जा सकता है। हालांकि इस बारे में कई लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब आप इस पूरी कहानी को जानेंगे तब आप भी शायद यकीन कर लें कि यही वो घटना थी जिसने बिहार के जातीय संघर्ष में आग फूंकने का काम किया था। तो क्या है दलेल चक बघौरा नरसंहार की कहानी और कैसे इसे यादवों द्वारा संचालित माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी ने अंजाम दिया था? क्यों इस घटना में 54 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया गया था और इस घटना के होने की तात्कालिक कारण क्या थी? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे आमतौर पर अगर आप किसी भी बिहारी को पूछेंगे तो वह यही कहेगा कि बिहार में नरसंहार का दौर 90 के दशक के बाद लालू यादव के समय से शुरू हुआ था। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आज हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं वह साल 1987 की है, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और बिंदेश्वरी दुबे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो चलिए आपको कहानी पर लेकर चलते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने के अंतर्गत दो गांव आते हैं, दलेल चक और बघौरा। ये दोनों गांव आपस में जुड़े हुए हैं, जहां राजपूतों की आबादी थोड़ी ज्यादा है। यहाँ के बहुसंख्यक जनसंख्या राजपूत होने के बाद भी गरीबी में जी रहे थे और गांव में कुछ ही पक्के मकान थे। इस एरिया में 7,488 एकड़ जमीन बोधगया के एक महंत की थी और कई एकड़ जमीनें सरकार की। इन दोनों जमीनों पर अधिकांश राजपूतों का कब्जा था, लेकिन यादव इसके ऊपर अपना कब्जा चाहते थे। इन्हीं दोनों जमीनों को लेकर राजपूत और यादव समाज के लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष के दौरान यादव समाज के लोग जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी से जुड़े हुए थे, उसने पास ही के गांव अंजन में घुसकर वहां पर केदार सिंह नाम के एक राजपूत की हत्या कर देते हैं। अब राजपूत समाज के लोगों में इस हत्या को लेकर आक्रोश फैल गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद राजपूत समाज के कुछ लोग पास के ही छोटकी छेछानी गांव में जाते हैं और रामफल यादव तथा राधे यादव के परिवार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें 7 यादव को मार दिया जाता है। यह राजपूतों की तरफ से एमसीसी के ऊपर किया गया बदला था और अब इसी घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ने लगता है। इस समय औरंगाबाद के डीएम जोगेंद्र प्रसाद थे और एसपी थे सतीश झा। इन दोनों को अब यह अंदेशा हो चुका था कि इस पूरे इलाके में अब बवाल मचने वाला है। दोस्तों, इस बवाल का अंदेशा एसपी सतीश झा को करीब 6 महीने पहले ही हो गया था, जब साल 1986 के अगस्त महीने में बघौरा गांव के एक राजपूत जमींदार राम नरेश सिंह के एक दलित वर्कर की हत्या पारसडीह के कुछ एमसीसी वाले कर देते हैं। लेकिन इसके 10 दिनों के बाद ही कुछ राजपूत पारसडीह गांव में धावा बोलते हैं और कुछ एमसीसी के लोगों को मार देते हैं। इस समय तक एमसीसी काफी उग्र हो चुका था और वो अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसके बाद एमसीसी वाले पास ही के दरमिया गांव में जाते हैं और 11 राजपूतों को मौत की घाट उतार देते हैं। एमसीसी वालों का मानना था कि दरमिया गांव के राजपूत ही पारसडीह में एमसीसी वालों को मारा था। यह बात सितंबर 1986 की है। इसके बाद माहौल कुछ शांत होता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। यह कहानी आगे बढ़कर उसी अंजन गांव में पहुंचती है जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया था। अब अंजन गांव के बाद छोटकी छछानी कांड होता है, जिसमें राजपूतों के द्वारा एमसीसी समर्थित 7 यादवों को मौत के घाट उतार दिया जाता है।
यहाँ से अब एमसीसी के लोग कुछ ऐसा प्लान करते हैं जैसा आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था। साल 1987 के अप्रैल महीने में एमसीसी के लोग आसपास के गांव और बाजार में एक पर्चा छपवा कर बांटने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है, छुटकी छेछाने का बदला लेकर रहेंगे एमसीसी जिंदाबाद। यह एमसीसी की हिमाकत ही थी जो वह इस काम को कर पा रहे थे, लेकिन एमसीसी को इस पर्चा बंटवाने से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ और आसपास के जितने भी यादव और दलित समाज के लोग थे वे हर हाल में राजपूतों से बदला लेना चाहते थे। अब आती है तारीख 27 मई 1987 की। इस दिन शाम के 7 बजते ही पूरे गांव को करीब 700 लोगों ने घेर लिया था। ये लोग पूरी तरह से हथियारबंद थे। किसी के हाथ में कोई धारदार हथियार था तो कोई बंदूकों से लैस था। ये सभी एमसीसी के उग्रवादी थे जो इस दिन दलेलचक और बघौरा गांव में राजपूतों को खत्म करने के लिए आए थे। इस दिन सबसे पहले एमसीसी वाले बघौरा गांव में दाखिल हुए। यहाँ का पहला घर रामदीन सिंह का था जो बिहार सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क हुआ करते थे। उनका एक संयुक्त परिवार था जिसमें करीब 25 लोग रहते थे। शाम के अंधेरे में ये भीड़ उनके घर में दाखिल हुई जहां पर उनका ट्रैक्टर ड्राइवर बाहर ही बैठा हुआ था जो एक दलित था, लेकिन एमसीसी वालों ने पहले उसे ट्रैक्टर के ड्राइविंग सीट से बांध दिया और फिर पूरे ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद जैसे ही रामदीन सिंह के परिवार वाले बाहर निकले उनको वह एक एक करके मारते चले गए। किसी को धारदार हथियार से काट दिया तो किसी को गोलियों से भून दिया। इस परिवार में 2.5 साल के बच्चे से लेकर 105 साल की बुजुर्ग महिला तक का कत्ल कर दिया गया था। एक ही परिवार से कुल 20 लोग मारे गए थे जिनका स्मृति चिन्ह आज भी इस गांव में मौजूद है। इसके बाद यह उन्मादी भीड़ पूरे गांव में घूमने लगे और राजपूतों को उनके घरों से बाहर निकालकर मारने लगे। इनके मारने का तरीका काफी विभत्स था। इसके बाद वो उनके घरों को भी आग के हवाले कर दिया। कुल मिलाकर इस दिन दलेलचक और बघौरा में 54 राजपूत मारे गए। इस रात को एमसीसी वाले राजपूतों को मार रहे थे और साथ ही पूरे गांव में घूम घूम कर यह भी नारे लगा रहे थे कि छुटकी छेछानी का बदला ले लिया, एमसीसी जिंदाबाद। इस तरह के नारों से पूरा गांव गूंज रहा था। इस गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर हटकर मदनपुर थाना था, लेकिन पुलिस तक यह खबर नहीं पहुंच सकी और ना ही पुलिस वाले रात को यहां पर आए। जब पुलिस और प्रशासन सुबह में इस गांव में आए तो पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। इतनी मौत के बाद रोने वाला भी कोई नहीं था। कुछ लोगों को रात में ही आग के हवाले कर दिया गया था, वहीं कुछ लोगों के शव को उसी गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे जमा करके रख दिया गया था। आज इस घटना को करीब 4 दशक होने को आए हैं। भले ही इस घटना का कोई चश्मदीद इंसान आज की तारीख में जिंदा नहीं है, लेकिन यह पीपल का पेड़ आज भी चीख चीख कर उस घटना की गवाही दे रहा है। दलेलचक बघौरा सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह उस जातीय हिंसा और जातीय संघर्ष की मिसाल है जो भारत के ग्रामीण समाज में गहराई तक बैठी हुई है। इस घटना ने बिहार में नक्सल आंदोलन को और भड़काया और साथ में दलितों में गुस्सा और असुरक्षा की भावना को भी मजबूत किया, जिसका परिणाम हमें अगले दशक तक भी देखने को मिला। बघौरा गांव में जिस पीपल के वृक्ष के नीचे लोगों को काट दिया गया था वहां आज भी उस नरसंहार के निशान है। धारदार हथियार से लगे वृक्ष के घाव अभी तक भरे नहीं है। लोगों की माने तो आज भी वहां से डरावनी आवाज आती है। वहां के लोग कभी भी रात में इस क्षेत्र में आते जाते नहीं है। दोस्तों, इस घटना के बाद बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे अपने वित्त मंत्री समेत तत्कालीन सभी विभागों के मंत्री के साथ उस गांव में पहुंचे। उस वक्त तरह तरह की वहां पर घोषणा भी की गई। गांव में बिजली की रोशनी पहुंचेगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी और लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक इन दोनों गांव में विकास की कोई किरण नहीं पहुंच सकी है।
दलेलचक गांव में सिर्फ एक विद्यालय खोला गया है, लेकिन उसका भी संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। बघौरा गांव में सड़क की हालत खराब है और सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि इस मामले में बघौरा निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में करीब 177 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 8 लोगों को दोषी करार दिया गया था और बाकी बरी हो गए थे। इन 8 लोगों को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपितों को बाद में सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। अभी 90 का दशक शुरू होने में 3 साल बाकी था और अभी बिहार का यह लाल इलाका 2 और बड़े नरसंहार का गवाह बनने वाला था, जिसमें नोनीगढ़ नगमा का नरसंहार और दानवर बिहटा का नरसंहार शामिल है, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद 90 का दशक शुरू होता है, जिसके बाद बिहार में नरसंहार का एक पूरा सिस्टम ही चल पड़ता है, जिसमें लालू यादव की सरकार का पूरा हाथ माना जाता है, जिसके बारे में हम आपको हर कहानी सुना ही चुके हैं। तो दोस्तों, यही थी दलेलचक बघौरा का फेमस नरसंहार की पूरी कहानी, जिसमें पहली बार बिहार जातीय संघर्ष की आग में झुलसा था। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।